व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 8th का चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। बट ज़रा रुकिए प्लीज़, एक सेकेंड। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तभी तो आपको पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और हमें ज़रूरत क्यों होती है। इसको हम ना एक एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, फुटबॉल के एग्जाम्पल से। In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard or even played. As the name suggests, this is a game that involves the player's feet, right? According to the rules of football, if the ball touches the arms of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. इस चैप्टर में हम लोग गेम से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये है कि आप लोगों ने सबने फुटबॉल गेम के बारे में तो सुना ही है, और आपने सुना तो क्या है, आपने खेली भी ज़रूर होगी। हम लोग ये गेम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो गेम है फुटबॉल गेम, इसमें पैरों की ज़रूरत होती है। फुटबॉल गेम का रूल ही ये है, इफ़ द बॉल टचेस द आर्म, अगर बॉल को आर्म से टच कर दिया जाता है या कोई भी प्लेयर एक्सेप्ट गोलकीपर अगर आर्म को फुटबॉल को अगर आर्म से टच करता है तो वो फाउल कंसीडर किया जाता है। इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग, अगर प्लेयर्स हाथ में लेकर बॉल को खेलना शुरू कर रहे हैं, फुटबॉल गेम को हाथों में लेकर होल्ड कर रहे हैं और उसको पास कर रहे हैं, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनीमोर, तो वो फुटबॉल गेम नहीं कहा जाएगा। ये समझ रहे हैं आप। सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट, इसी तरीके से हॉकी और क्रिकेट गेम्स के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो प्लेयर्स खेलते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प्स डिफाइन द गेम। हर रूल्स जो होते हैं वो गेम के डिफाइन होते हैं। उसी की वजह से हम लोग एक गेम को दूसरी से डिस्टिंग्विश करते हैं, उसमें डिफरेंस हम पैदा करते हैं। नहीं तो सारी गेम्स सिमिलर नहीं हो जाएंगी क्या। हमें ये पता लगेगा कि एक गेम जो है वो दूसरी से डिफरेंट है, इसी वजह से उनके रूल्स रेगुलेशंस भी अलग होते हैं। अब आप खुद देखिए ना, क्रिकेट और फुटबॉल एक जैसी नहीं हो जाएगी अगर रूल्स रेगुलेशन सेम हो जाएंगे तो, राइट। अब MS धोनी जो है वो फुटबॉल थोड़ी खेल रहा है, वो तो क्रिकेट खेलता है, ठीक। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इसी वजह से हम रूल्स रेगुलेशंस की वजह से हम गेम्स में डिफ्रेंशिएट पैदा करते हैं। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, वी कैन ऑल्सो कॉल दैम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of society. In large societies in which different communities of people live together, जैसे गेम होती है ना, इसी तरीके से सोसाइटी भी होती हैं। सोसाइटी के भी अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिससे पता लगता है कि ये सोसाइटी अलग है और नेक्स्ट सोसाइटी डिफरेंट है, इससे पता लग जाता है, राइट। हर सोसाइटी के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। किसी सोसाइटी का सपोज ये रूल है कि उनके जो गेट है वो 10 o'clock क्लोज हो जाएगा, किसी का कोई रूल है, किसी का कोई रूल है, ठीक। तो इन लार्ज सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग साथ में रहते हैं। दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड, और जो रूल्स हैं वहाँ पर वो सहमति से, एक दूसरे की सहमति से ही फॉर्मुलेट किए जाते हैं। मॉडर्न कंट्रीज़ के अंदर, जो मॉडर्न कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सहमति के साथ साथ रिटन फॉर्म में भी होते हैं। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड such rules is called a constitution.
कॉन्स्टिट्यूशन किसे बताया है? जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन रूल्स के लिए जो रूल्स होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिससे आप हिंदी में संविधान बोलते हैं। इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। रूल्स रेगुलेशंस जो रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में होते हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि why there is a need, a country need a constitution, क्यों किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, राइट? चलिए देखते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये लाइंस देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया लाइंस हैं। while all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बात ठीक है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सभी कंट्रीज हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी हो। डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक शासन है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो है, संविधान तो है, पर वो नॉन डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, राइट? वो नॉन डेमोक्रेटिक है, जैसे डिक्टेटरशिप है वहाँ पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ठीक है। जैसे हम किंग जोंग के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं, जो रूलर हैं, राइट? वहाँ तो डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ तो उनका शासन चलता है, वहाँ कोई डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी है वो, ठीक है। तो वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ना। तो यही बात मैंने आपको बताई कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट जिनके पास सभी कंट्रीज़ के पास जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब डेमोक्रेटिक हों। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेवरल पर्पस सर्व करती हैं। कैसे? फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। कैसे? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो कंट्री है, जिस कंट्री के हम सिटीज़न हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, राइट, कुछ आइडियल्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, उसका फंडामेंटल नेचर कैसा है, वो किस तरीके का है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है हमें कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम कैसे हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, राइट? क्या हमारे आइडियल्स हैं? जिस कंट्री में हम सिटीज़न हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस कुछ तो होने चाहिए ना। जैसे हमें फ्रीडम का राइट है, हमें इक्वालिटी का राइट है, राइट? तो ये तरीके के हमारे क्या हैं, हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमें किस तरीके से काम करना है। हम नहीं तो अगर ये रूल्स नहीं होंगे सपोज़, तो हम कुछ भी क्राइम कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि दो तरीके के मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है। अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज़। अब देखो क्या बात आती है, एक कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। ये आप भी जानते हैं कि जो कंट्री है उसके अंदर एक जैसे लोग तो नहीं होंगे, ठीक है। कहीं पर कोई धर्म अपनाते हैं, कहीं पर कोई धर्म अपनाते हैं, कहीं की लैंग्वेज कुछ है, कहीं की पंजाबी है, कहीं की हरियाणवी है, कहीं की राजस्थानी है, ठीक है, कहीं की भोजपुरी है। तो ये इस तरीके की लैंग्वेज है। कहीं कहीं पर लोग किसी तरीके का खाना खाते हैं, कहीं पर लोग अलग तरीके का खाना खाते हैं, बंगाली खाते हैं, बंगाली फूड यूज़ करते हैं, कहीं पर पंजाबी फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। हु शेयर, वो उनके बिलीव्स भी अपने शेयर करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के जो एग्री करें एक ही इशू पर।
को किसी सब के सब कोई भी एक इशू हो उस पर एग्री करें, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे विचार जो हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, मेरे विचार जो हैं और आपके विचार जो हैं वो सिमिलर रहें, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन as the basis of the way in which they want the country to be governed। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हेल्प करता है अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के लिए। उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में रीड किया। ठीक, दैट ऑल द पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन, जो पर्सन कंट्री के अंदर रहते हैं उन्हें वो चीज़ माननी पड़ती है, राइट। दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न, और उसी तरीके से कंट्री को गवर्न करना पड़ता है। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की टाइप के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल नहीं होता, ये उन सभी सिटीज़न के लिए होगा जो कंट्री को कंट्री में रह रहे हैं और जो कंट्री को अपहोल्ड कर रहे हैं, ये उन सभी के लिए है, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या रीड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। अब हम नेपाल के एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करते हैं। कैसे, देखिए, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north। हम नेपाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो इंडिया का बॉर्डर है, नॉर्थ साइड, राइट। नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में जिसका बॉर्डर लगता है नेपाल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बताया है, अनटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की, नेपाल जो था वो नेपाल के अंदर मोनार्की सिस्टम था। ठीक है, मोनार्की सिस्टम। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम मोनार्की सिस्टम क्या होता है। मोनार्की सिस्टम जहाँ पर राजा या रानी का रूल होता है, जो किंग होते हैं या क्वीन होती है उन्हीं का रूल होता है, वही अपने तरीके से शासन चलाते हैं, अपना राज्य चलाते हैं। जैसे पुराने टाइम में नहीं होता था क्या, राजा और रानी होते थे, राजा होते थे वही प्रजा को अपनी तरीके से हैंडल करते थे। ठीक है, उसी तरीके से नेपाल जो था वो मोनार्की सिस्टम था वहाँ पर। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king। जो सारी अथॉरिटी थी वो किंग को ही दी जाती थी, किंग ही सब चीज़ों पर होल्ड करते थे। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स, जो नेपाल के लोग थे उन्होंने सेवरल डिकेड्स, उन्होंने सदियों तक क्या किया, बहुत टाइम तक उन्होंने लड़े, अपनी आज़ादी के लिए लड़े, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए जो लोग थे उन्होंने बहुत मूवमेंट किए, बहुत ज़्यादा फाउट किए, मतलब बहुत लड़े वो अपनी स्वतंत्रता के लिए। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग, और उन्होंने फाइनली 2006 में वो सक्सीड पा ली। ठीक है, नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। और लोगों ने अब क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एक नेपाल का एक नेपाल एज अ डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश किया, नेपाल को एक लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया। द रीज़न दैट they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। अब क्या बात आती है, जो रीज़न था, ठीक है, जो रीज़न था दैट दे डू नॉट वांट, वो दोबारा से पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करना चाहते थे। भाई कुछ रीज़न होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पुराने जो रूलर थे, जो किंग थे, वो जिस तरीके से शासन चला रहे थे वो
उन रूल्स रेगुलेशंस पर जो लोग थे, जो पीपल थे वहाँ के, वो नहीं चलना चाहते थे। इसी रीज़न से तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो अगेंस्ट खड़े हुए। अब वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, जब मैं आपको अगर ये बोलती हूँ कि आपने कॉपीज़ में ये राइट डाउन करने हैं, 20 क्वेश्चंस राइट डाउन करने हैं, तो आप वो चीज़ मान ही नहीं रहे। अगर नहीं मान रहे और मुझे मेरे रिप्लेसमेंट पर नई टीचर जब आ जाती है और नई टीचर आपसे क्या बोलेगी, होमवर्क को कम देगी। नहीं तो आपको मेरे से प्रॉब्लम थी तभी तो आपने मुझे रिप्लेस किया। यही तो बता रही हूँ मैं आपको कि उन्होंने हटाने के लिए, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने के लिए, उससे ना मानने के लिए ही तो प्रोटेस्ट किया था। इसी वजह से वो मानना ही नहीं चाहते थे और नई कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित करना चाहते थे, राइट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने आपको बताया कि रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस के रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये बात रही। अब नेपाल के एग्जाम्पल से मैं आपको यही बता रही हूँ, नेपाल के एग्जाम्पल से हमें एक बात ज़रूर समझ आती है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि फुटबॉल गेम के बारे में, इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, अगर किसी गेम के रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस आ जाते हैं तो सारी गेम ही पलट जाती है। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, नेपाल में जैसे ही मोनार्की सिस्टम हटा और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो क्या हुआ, नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। तब क्या हुआ, जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसमें भी चेंजेस आ गए और न्यू सोसाइटी बन गई। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। किसी कंट्री के लिए, एक कंट्री के लिए नए कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और नेपाल के लोगों ने वो कर दिखाया। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान अपनी कंट्री के लिए लिख दिया। द कैप्शन alongside elaborates नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, राइट। तो नेपाल की जो नेपाल में ने कितना स्ट्रगल किया नेपाल के लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी के लिए। तो ये द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन is to define the nature of a country's political system। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि वहाँ सोसाइटी के लोगों का किस तरीके से नेचर है, क्या नेचर है, क्या अपनाया जा रहा है। ऐसे ही कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। नेपाल जो था, अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था ना नेपाल का, वो ये कहता था कि कंट्री में किंग ही रूल करेंगे। अभी मैंने आपको बताया जो मोनार्की सिस्टम था, एंड उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रूल करेंगे। ठीक है, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, पर जो कंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म को अडॉप्ट कर रही है, गवर्नमेंट, तो वहाँ पर क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसमें अपने इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस होंगी कि किस तरीके से डिसीज़न लेना है सोसाइटी के लिए और कैसे गवर्न करना है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ आर लीडर्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन में, कि किस तरीके से हम अपने नेता को चुने, अपने लीडर को चूज़ करें, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आर बिहाफ। अब एक बात खुद सोचिए ना कि हम पूरी 125 करोड़ जनता है हमारे इंडिया की, तो हम सारे के सारे तो रूल नहीं कर सकते, सारे के सारे तो अपने देश को नहीं चला सकते ना। उसके लिए कुछ पावर की ज़रूरत होती है, उसके लिए कुछ पद की ज़रूरत होती है। ठीक है, डेजिग्नेशन की। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम क्या करते हैं, इलेक्शंस के थ्रू अपने कैंडिडेट को
इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारा कैंडिडेट होता है ना, जिसको हमने चुना होता है, वही देश को चलाता है. डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी वी चूज आर लीडर्स, हम अपने लीडर्स को चुनते हैं जो एक्स पावर्स में आकर रिस्पॉन्सिबिली ऑन आर बिहाफ, और हमारे बिहाफ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority. पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो इसीलिए होता है कि इसके मतलब कि एक सेफ गार्ड की तरह होता है, ताकि कोई भी पर्सन इस अपने डेजिग्नेशन का, अपने पद का फ़ायदा ना उठा सके. द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन. अब ना हम एक क्लासरूम सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा. देखिए किस तरीके से हम लेके चलते हैं. बड़ा इजी से एग्जाम्पल है, ठीक है. मतलब मैं आपको इस बात का मीनिंग ये बताना चाहती हूँ कि जिसके पास सत्ता आ जाती है ना, जिसके पास पावर आ जाती है, जिसके पास मनी आ जाती है, ठीक है, तो वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है, वो अपने पद का गलत फ़ायदा उठाता है. बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें सब कुछ लिखा है कि गलत फ़ायदा उठाएगा तो उसको पनिश किया जाएगा. ठीक, देखिए एग्जाम्पल. सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, ही इज़ अ बुली, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम. मिसेस राव, the class teacher has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. ठीक है, सुरेश जो है वो क्लास का मॉनिटर है यहाँ पर, और जो मिसेस राव है वो क्लास टीचर है, मैम है. मैम को कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो सुरेश को बोलती हैं वो कि आप है ना माइंड कराओ क्लास को. जैसे आप लोगों को भी हम लोग कह के जाते हैं ना कि आप लोग बेटा आप जो अच्छा बच्चा होता है, जो मॉनिटर होता है, उसको हम क्या बोल के जाते हैं कि आपने क्लास को माइंड कराना है, कोई बच्चा शोर ना करे. हम ऐसा करते हैं ना, सेम ऐसे ही मैम ने किया. अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव. अब सुरेश क्या कहता है, जो बच्चा बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, उसको क्या कहता है अनिल, मतलब उसका नाम क्या है अनिल, उसको क्या कहता है कि ना आज देखो मैं तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ मिसेस राव को, मतलब मेरी जो मैम है ना उनको शिकायत लगाता हूँ, देखना अब तुम. बट व्हाट हैव आई डन, अनिल क्या कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया. व्हेन मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, राइट हैंड साइड पे टॉप ऑफ द पेज क्या लिखा है, मिसेस राव जो होती है, मैम जो होती है, वो वापस आती हैं. मैम, while you were away, Anil kept talking loudly, disturbing the class. He would not listen to me. सुरेश क्या कहता है, मॉनिटर जो है वो कहता है अनिल ने ना मैम बहुत बोलता है और ना क्लास को बहुत डिस्टर्ब करता है, और वो मेरी बात ही नहीं मानता. जब आप गए थे तब मैम क्या कहती है, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 times. मैम अब पनिशमेंट दे देती है. मैम तो सोचती नहीं, समझती नहीं, मैम को तो ट्रस्ट है अपने मॉनिटर पर. और मैम क्या कहते हैं, अनिल आप ना स्कूल की छुट्टी के बाद आज रुक के जाओगे और लिखोगे कि 100 बार लिखोगे कि मैंने अपने क्लास मॉनिटर की बात नहीं मानी. बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग. अनिल क्या बोलता है, मैंने तो मैम कुछ भी नहीं किया, मैम मैंने कुछ भी नहीं किया है. तो ये इस चीज़ से आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जिस पर्सन को डेजिग्नेशन दिया जाता है, जिस पर्सन को क्या किया जाता है, उसको पावर दे दी जाती है, वो पर्सन वो क्या होता है, वो अपने डेजिग्नेशन का, अपने पद का फ़ायदा उठाता है. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आज आपको डिस्कस की. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया. सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही. आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, राइट. प्लीज़ मेरे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. रेड बटन है ना साइड में,
रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है उसको सब्सक्राइब करें। पता है मैं ऐसा क्यों बोला आपको, क्योंकि जो मैं नए नए अपडेट्स डालती रहूँगी ना वो आपको मिलते रहेंगे। मेरे जो पार्ट्स मैं डालूँगी, जो मैं न्यू न्यू चैप्टर्स डालूँगी आप लोगों के लिए, तो वो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस हैं, राइट। और आपको बुक टू बुक एनसीईआरटी की, सीबीएसई की बुक से ही मैं रीड करा रही हूँ, तो आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, आपको इजीली समझ आएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप लोगों को अच्छा लगा है। सो थैंक यू।